अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास एविस के बारे में। इससे पहले हमने मेजर तीन क्लासेस को डिस्कस किया था, क्लास पाइसिस, क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया। आज हम एडवांस क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास एविस, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो क्लास एविस एविस का लिटरल मीनिंग होता है कि इसमें, इसका मतलब है बर्ड्स। तो इस क्लास में हम सब बर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी ज्यादा वैरायटी है, कितने ऑर्डर्स हैं और कौन सा बर्ड किस ऑर्डर में फॉल करता है। सबसे पहले हम इनकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो 10,000 स्पीशीज बर्ड्स की हैं, जिसमें से इनको 23 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम इनके मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स को देखें, मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स का मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। तो इसमें बीक होती है, फीट होता है, प्लमिश प्रेजेंट होते हैं, बोन स्ट्रक्चर्स एंड मस्कुलेचर्स। इसके अलावा इनमें ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं और इनके साथ डीएनए भी प्रेजेंट होता है। मेजर कॉमन इसके जो ऑर्डर्स हैं उसमें ये मेजर डिसऑर्डर ऑर्डर्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इंसारी फॉर्म्स वाटरफॉल इस ऑर्डर में आता है। स्ट्रैगेरी फॉर्म्स में ओल्स फॉल करते हैं। अपिडो फॉर्म्स में स्विफ्ट एंड हमिंग बर्ड्स आता है। सेटिसी फॉर्म में पैरट्स, मकैज, कोकैटोस, कॉकटेल्स आते हैं। पैसिव फॉर्म्स में वुड पीकर्स और सैपसकर्स आते हैं। पैसेरी फॉर्म्स में पर्चिंग बर्ड्स एंड सॉन्ग बर्ड्स आते हैं। कोलम्बी फॉर्म में पिजन्स एंड डव्स फॉल करते हैं। पेकॉनिक फॉर्म्स में स्टॉक्स, वल्चर्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एसिपेटिक फॉर्म्स में ईगल्स, हॉक्स आती हैं। फल्कोनिक फॉर्म्स में फैल्कन्स आती हैं। गैली फॉर्म्स में फॉल आता है। और स्ट्रोथेनियो फॉर्म्स में ऑस्ट्रिच और इमोज, कैसोवेरीज आते हैं। बर्ड्स, जो पहला बर्ड था वो 150 मिलियन ईयर अगो उसकी एवोल्यूशन हुई। और क्योंकि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से इनकी एवोल्यूशन हुई है। और रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट इन जुरासिक पीरियड। इसका मतलब है बर्ड्स जो हैं, जो फर्स्ट बर्ड इवॉल्व हुआ है वो भी जुरासिक पीरियड में इमर्ज होना शुरू हो गया था। और ये रेप्टाइल से इसकी एवोल्यूशन हुई है। और वो रेप्टाइल जो है वो उसने कहा है कि 150 मिलियन ईयर अगो इसकी एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम अ स्मॉल ईटिंग, मीट ईटिंग डायनासोर। ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो है इसका स्केलेटन सेम ऐसे था जैसे कि डायनासोर, और उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। अब इस आर्कियोप्टेरिक्स के पास कुछ करेक्टर रेप्टाइल के जैसे थे और कुछ इसके पास करेक्टर्स एडवांस भी थे। यानी कि इसके पास टेल भी प्रेजेंट है, इसके पास टीथ भी प्रेजेंट है और क्लॉज भी प्रेजेंट है, बोन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट नहीं है। इसके पास फीदर्स प्रेजेंट हो गए और इसके बाद इसके पास कॉलर बोन थी जो कि फ्यूज्ड कॉलर बोन प्रेजेंट थी। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके पास बीक का बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जबकि किसी भी रेप्टाइल के पास बीक प्रेजेंट नहीं थी। इसके पास बीक प्रेजेंट है और इसके साथ इसमें टीथ भी प्रेजेंट थे। जो टीथ है वो ये शो कर रहे हैं कि ये रेप्टिलियन करेक्टर है, जबकि बीक ये शो कर रही है कि ये बर्ड के करेक्टर्स हैं। इसके साथ इसमें विंग्स भी डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है। और इसी तरह इसके पास क्लॉ भी प्रेजेंट थे। और क्योंकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड जो है ये टेट्रापोड्स हैं, तो रेप्टाइल्स के पास 4 लेग्स थी, लेकिन इसके पास जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में चेंज हो गई हैं। और इसके बाद इसमें हाइंड लेग्स रह गई हैं। इसके बाद इसमें टीथ भी प्रेजेंट है और फीदर्स जो हैं वो भी इसके पास प्रेजेंट है। और ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये ओल्डेस्ट नॉन बर्ड है, या फिर एंशियंट आप कह सकते हो कि ये बर्ड है जो कि सबसे पहले रेप्टाइल से इसकी एवोल्यूशन हुई। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं बर्ड के, वेल अडॉप्टेड हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो मैरीन एनवायरनमेंट में हैं, कुछ ऐसे हैं फ्रेश वाटर में भी हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट हैं। और इन्होंने अपनी बॉडी को फ्लाइट के हिसाब से अडॉप्ट किया है। ये एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। और बाहर का टेम्परेचर जो भी हो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा फिक्स रखते हैं। और 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड इनके टेम्परेचर की रेंज होती है। इसको ये टॉलरेट कर सकते हैं और इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं।
बॉडी इनकी फीदर्स के साथ कवर्ड होती है, और वो फीदर्स प्रोटीन से बनते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। फीदर्स छोटी छोटी इसकी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और जबकि विंग्स जो है, ये विंग्स हैं और ये फीदर्स हैं, जो पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं वो फीदर्स हैं, और जो विंग्स जो उसकी फ्लाइट में हेल्प करते हैं वो विंग्स हैं। इसके पास बोन्स होती हैं, और बोन्स इसकी होलो होती हैं, और होलो बोन्स होने का पर्पस ये होता है कि इनको फ्लाइट करनी होती है, जितना इनके बॉडी का वेट लेस होगा उतना ही ये एयर में फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इट इज द सेकंड एमनियोट। रेप्टाइल वर द फर्स्ट एमनियोट जिसमें तीन एमनियोट लेयर्स थी, एमनियोटिक एग प्रेजेंट है, कोरियोन, एमनियोन और एलेंटोस। और ये टूथलेस है, इनके पास बीक होती है, ठीक है, जॉज जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं बीक में। अब जो कोरियोन है और एमनियोन इसको प्रोटेक्शन करती है। कोरियोन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, और एलेंटोस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने में हेल्प कर रही होती है। इसमें फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, फीदर्स के डिफरेंट काम होते हैं। फीदर्स फ्लाइट में भी हेल्प करते हैं, हीट बॉडी हीट को कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है डाउन फीदर। डाउन फीदर इज अ सॉफ्ट लेयर ऑफ फीदर, और ये मोस्ट कॉमन फीदर फीदर है। डाउन फीदर जो है ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं, और हैचिंग के बाद जो ऑर्गेनिज्म जो बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं वो डाउन फीदर्स होते हैं ये, और इसका काम होता है इंसुलेशन का। उसके बाद है काउंटर फीदर। काउंटर फीदर इज द मोस्ट ऑब्वियस फीदर इन बर्ड विच इज प्रेजेंट इन बर्ड्स टेल, इन बॉडी एंड बीक। इसकी ये जो फीदर्स हैं इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी देते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है कि इसकी जो फ्रंट इंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट से ये पॉइंटेड होते हैं, और दरमियान से ये ब्रॉडेड होते हैं, और ये इनको स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं। इसके अलावा इसको ये कलरेशन प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ इसको ये इंसुलेशन का काम भी करते हैं। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि which type of feather is the most common and most obvious feather. Counter feather is the most obvious and most common feather because it cover whole body and it also present on the wings of the animal, yeah, wings of a bird. फ्लाइट फीडर्स जो है ये लार्ज विंग्स होते हैं, इसके पास टेल फीडर्स हैं दैट प्रोवाइड लिफ्ट लिफ्ट ड्यूरिंग फ्लाइट, और ये स्पेशलाइज्ड, ये भी काउंटर फीडर की ही एक टाइप है जो कि विंग्स और टेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज फ्लाइट फीडर। फिलो फिलोप्लूम फीदर जो है इसको पेन फीदर भी कहा जाता है, और इसका काम होता है सेंसरी फंक्शंस में हेल्प करता है ये। हेयर लाइक फीदर्स दैट अंडर काउंटर फीदर ऑन द बोर्ड। मसल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। फ्लाइट मसल्स को पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, एंड दैट आर अटैच्ड टू विंग्स एंड कील्ड स्टर्नम। इनका जो स्टर्नम है वो कील शेप होता है, और जब एक लार्ज पेक्टोरल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो विंग्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, और जब वही लार्ज पेक्टोरल मसल रिलैक्स करता है तो स्मॉल पेक्टोरल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरीके से जो विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। यानी कि मसल्स की एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की वजह से जो विंग्स हैं वो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं। बॉडी टेम्परेचर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दे आर एंडोथर्मिक, इट मींस दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी है, इट इनेबल द बर्ड टू सर्वाइव इन वार्म एंड कोल्ड इन्वायरमेंट, एंड they can do rapid breathing and increase the air sacs in lungs, bring in more oxygen. अब अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी एफिशिएंट रेस्पिरेशन होती है। इवन के मैमल से भी ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेशन है, और ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने लंग्स में ट्रैप करके रखते हैं, और इसी तरीके से बहुत ज्यादा अरसा जो है ये हवा में भी रह सकते हैं, और बहुत मैक्सिमम ऑक्सीजन को ये ट्रैप करते हैं। They can ingest large amount of food for energy, fluff out feather to trap air for insulation, and aquatic bird have a thin layer of fat for insulation. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत ज्यादा फास्ट है, एफिशिएंट इसमें डाइजेशन होती है, इसमें चिविंग का प्रोसेस नहीं होता। जैसे अगर आप किसी भी बर्ड को देखो तो वो रैपिडली फूड को इनटेक कर रही होती है, ठीक है, मतलब ये है कि वो चबाए बगैर फूड को अंदर लेके जाती है।
इसकी रीजन ये है कि अपने बीक से ये, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ hen, और ये फूड को यहाँ पे आप बहुत सारे ग्रेन्स रख दो, तो ये सारे ग्रेन्स को पहले अपनी बॉडी में लेके चले जाएंगे। उसके बाद ये अपनी क्रॉप के अंदर उन ग्रेन्स को स्टोर कर लेती है, और इस क्रॉप के अंदर जैसे जो hen है वो ग्रेन्स के साथ साथ छोटे छोटे स्टोन्स को भी पिक करती है, और उन स्टोन्स को भी अपनी क्रॉप के अंदर लेके जाती है। और उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज होती है, इसके बाद गिजर्ट में फूड जाती है, गिजर्ट में जाके ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, जो स्टोन्स थे वो पीसते हैं आपस में और फूड को छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो फूड है वो स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्लाइका के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाएगा। क्लाइका जो है इट इज द सिंगल ओपनिंग फॉर एक्सक्रीशन, फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर मेटिंग। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसके पास प्रेजेंट होता है गिजर्ट की लोअर साइड पे, जो कि फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और ड्यूडिनम जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये पैंक्रियाटिक जूस बाइल यहाँ पे आते हैं और फूड की डाइजेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इसमें एफिशिएंट होता है। इसमें जैसे ह्यूमंस में है एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो बर्ड्स हैं उनमें एक बहुत एफिशिएंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं, और इनमें 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या आता है कि एयर जो है वो नोस्ट्रिल्स के जरिए एंटर होती है। उसके बाद जैसे मैमल्स के अंदर ट्रैकिया होता है, उसके बाद ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स है इट इज अ लेरिंग्स, जबकि बर्ड के पास जो वॉइस बॉक्स है इट इज अ फेरिंग्स। इसी वजह से जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास दो प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं, और इसके अलावा इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और 9 एयर सैक्स होती हैं इसके पास। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ह्यूमंस जब इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो कभी भी मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकलती। अ, कुछ उसका रेसिड्यू जो है वो अंदर ही रह जाता है, उसको हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो ऐसे होता है कि सबसे पहले हवा जो है वो इसमें आएगी, इंस्पिरेशन होगी, तो हवा यहाँ पे चली गई है। ठीक है, उसके बाद ये लंग्स में जाएगी और वहां पे जाके गैसेस एक्सचेंज करेगी। अब ये वाली जो एयर है वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लंग्स वेट नहीं करेंगे कि ये वाला जो सांस है वो बाहर जाएगी उसके बाद नया सांस लिया जाएगा। ये वाली हवा यहाँ मूव करेगी और यहाँ से एक और सांस ले लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाली हवा अब यहाँ पे मूव कर रही है, उसके बाद यही जो हवा है वो यहाँ पे मूव करेगी और यहाँ पे एक नया सांस ले लिया जाता है। अब इस हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पे एक नया सांस आ गया, और उसके बाद जो है वो मैक्सिमम जितनी भी उसने हवा ली थी पहले वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, और नई एयर को इंस्पायर कर लिया जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज के बाद हवा है वो बाहर चली जाती है और नई हवा को अंदर लेके ले लिया जाता है। तो ये ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। ये वेंटिलेशन के तौर पे काम कर रही होती है कि एक तरफ से हवा एंटर हो रही है, दूसरी तरफ से हवा निकल रही है। तो बर्ड की रेस्पिरेशन इसी वजह से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है दे हैव टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल एंड ऑल द चैम्बर्स आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के पास आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल के पास आएगा, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी जो सेमिल्यूनर वॉल है वो ओपन होगा, लंग्स के पास जाएगी, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होंगी, उसके बाद ये आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इनका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, रैपिड हार्ट रेट है। जैसे कि हमिंग बर्ड जो है वो 600 टाइम्स जो है वो 1 मिनट में बीट कर रहा होता है इन स्ट्रेस कंडीशन, और ऑस्ट्रिच जो है वो 1 मिनट में 70 टाइम बीट कर रहा होता है। इसका हार्ट रेट थोड़ा स्लो होता है। नर्वस सिस्टम इनमें बहुत ज्यादा डेवलप होता है, इनके पास लार्ज ब्रेन होता है एज कम्पेयर टू हेड साइज। सेरिबेलम होता है जो कि मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। सेरिब्रम होता है जो कि नेविगेशन में हेल्प करता है, मेटिंग में हेल्प करता है, नेस्टिंग बिल्डिंग में और यंग वन की केयर में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा इनके पास ऑप्टिक लूब्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करती हैं, इंटरप्रेट भी करती हैं, और इसके अलावा एक कलर विजन देती हैं फॉर लोकेटिंग फूड। Reproductive system इनमें both sexes are separated and they all are oviparous. It means they lay egg and development takes place outside the body.
इसमें जो फीमेल है इसमें दो ओवरीज होती हैं और जिसमें से सिर्फ एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, एंड दिस ओवरी इज लेफ्ट ओवरी। जो राइट ओवरी है इट इज नॉन फंक्शनल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ के एक दो ओवरीज हैं जिसमें से सिर्फ लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल होती है। ठीक है। मेटिंग में मेल जो है उसके पास कोलाइका होता है, फीमेल इसमें जो गैमीट का एक्सचेंज है वो कोलाइकल किसके जरिए होता है, कोई पीनियल स्ट्रक्चर नहीं होती जिसके जरिए जो मेल है वो फीमेल के बॉडी में इस स्पर्म को इंजेक्ट करता है। एमनियोटिक एग प्रेजेंट होता है जब डेवलपमेंट, एग ले करने के बाद इसमें लेयर्स डेवलप होती हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटोस, और इनके फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग की इंक्यूबेशन एक या दोनों पेरेंट्स करते हैं। ब्रूड पैच जो है वो थिकंड होता है, फीदरलेस होता है, और पैच ऑफ द स्किन ऑन एब्डोमेन ऑफ बर्ड यूज्ड टू वार्म एग्स। यॉक सैक प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा जो एम्ब्रियो के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि वेस्ट को कलेक्ट करती है, उसको एलेंटोस कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कोरियन्स होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती हैं। अब जो यंग वन जब प्रोड्यूस होता है, जब हैचिंग होती है उसकी, तो यंग वन दो तरह का हो सकता है, प्रिकॉशियल भी हो सकता है और अल्ट्रिशियल भी हो सकता है। प्रोकोशियल बर्ड का मतलब ये होता है कि इनको ये ऑलरेडी जो है वो इनको पेरेंटल केयर नहीं चाहिए, कुछ पेरेंटल केयर चाहिए इसमें, लेकिन ये एक्टिव होते हैं हैचिंग के बाद। हैचिंग के बाद अगर फौरन से एक्टिवेट हो जाए, प्रिकॉशियल बर्ड्स कहते हैं इनको। जैसे कि इसकी एग्जांपल है चिक, डक और रिया। और अल्ट्रेशियल बर्ड जो है इसमें फुल उनको पेरेंटल केयर चाहिए होती है, और ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको वार्म करने के लिए, उनको फूड के लिए फॉर सेवरल वीक्स। और इसकी एग्जांपल है सॉन्ग बर्ड्स, वुड पीकर, हॉक, पिजन, डव एंड रैपर्ट्स, पैरट स्पीसी में आ जाते हैं। इनका बिहेवियर, लॉन्ग पेरेंटल केयर अलाउ मोर कॉम्प्लेक्स लर्निंग, जैसे कि कोर्टशिप बिहेवियर है, नेस्टिंग बिहेवियर है, माइग्रेशन। कोर्टशिप बिहेवियर का मतलब है कि फॉर रिप्रोडक्शन दे बोथ द स्पीशीज एंड बोथ द सेक्सेस अट्रैक्ट बोथ जेंडर टू ईच अदर फॉर मेटिंग। उसके बाद ये नेस्ट को बिल्ड करते हैं। माइग्रेशन के लिए इनको बिहेवियर चाहिए। टेरिटोरियल बिहेवियर ये डेवलप करते हैं बिफोर ब्रीडिंग। टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब है, yeah, they mark the region, and they interact the opposite gender, and they defend the same area from the member of the same species, and they can reproduce freely in that area. कोर्टशिप बिहेवियर का मतलब है कि द मेल अट्रैक्ट द मेट्स एंड ब्राइट फीदर्स डिस्प्ले देयर फीदर इन ब्यूटीफुल वे, एंड दे sing song to attract the opposite gender. Then they build a nest and conceal and shelter young ones and may help attract mates. अब जो इसके बर्ड्स हैं वो मोनोगैमी भी हो सकते हैं, पोलीगैमी भी हो सकते हैं और पोलो एंड्रस भी हो सकते हैं। मोनोगैनस का मतलब है कि बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि एक सिंगल मेल एक सिंगल फीमेल के साथ ही मेटिंग कर सकता है। पॉलीगैनस का मतलब है कि व्हेन अ सिंगल मेल कैन मेट विद मल्टीपल फीमेल्स, एंड पॉलीएंड्रस मींस व्हेन अ सिंगल फीमेल कैन मेट विद मल्टीपल मेल्स। तो ये सारे बिहेवियर बर्ड्स में नोट किए जाते हैं, डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट इनके बिहेवियर होते हैं। इसके अलावा इनमें माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन ड्रॉपिंग का मतलब है कि कुछ जो बर्ड्स हैं वो विंटर में माइग्रेशन करते हैं, कुछ जो बर्ड्स हैं वो समर में माइग्रेशन करते हैं, डेजर्ट से माइग्रेशन करते हैं। तो ये इनका बिहेवियर होता है। और माइग्रेशन में क्लॉज आते हैं जिसकी क्लूज आते हैं जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि उन्होंने माइग्रेशन कब करनी है और किस तरीके से करनी है, जिसमें पोजीशन ऑफ सन एंड स्टार्स इज आल्सो अ क्लू फॉर माइग्रेशन। टोपोग्राफिकल लैंडमार्क इज आल्सो अ माइग्रेशन क्लू। magnetic clue, air pressure changes and low frequency sound, these all are the clues for migration of the bird. I hope this lecture will be helpful. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।